अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। As you guys are well aware about the fact that we are discussing theme 7. Now in theme 7, in our previous lecture, we discussed about the humanistic view of history and the periodization of history by humanistic scholars. Now हम जो ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में एक काइंड ऑफ चेंज आ रही है एंड दैट चेंज डिपिक्ट द चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द चेंज इन द माइंड सेट ऑफ पीपल, the change in a sense that you are taking religion as a personal affair, और ये सब चीज़ें जो हैं ये हम देखते हैं 16th सेंचुरी में आ रही हैं। नाउ अगर हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जो यूरोप में ये चेंजेस आ रही हैं आफ्टर फ्यूडलिज्म, वी सी डिफरेंट, हम देख रहे हैं ये एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिनेसेंस और ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी यहाँ पर अपनी बेस बढ़ा रही है। नाउ व्हाट वर द रीजंस फॉर इट? एक रीज़न जो इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं क्वेश्चन कर रहे हैं लॉर्डशिप को, क्वेश्चन कर रहे हैं चर्च की अथॉरिटी को। नाउ ये जो इनमें जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो हम देखते हैं, क्या सोलली इसमें ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या ये सोलली उन्होंने खुद ही की मेहनत पर खड़ी की है? जो ये आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्या इन सब में हम देखते हैं क्या इनका ये कंट्रीब्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन द एजुकेशन फील्ड वाज दिस कंट्रीब्यूशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियंस अलोन, और देयर वाज एनी other effect, or there was any other player we can say at the ground? तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को स्ट्रेस करने जा रहे हैं। क्या यूरोपियंस ने सारा ये खुद किया था? क्या वो जो वहाँ पर चेंजेस आ रही थी वो उनकी अपनी मेहनत से आ रही थी, या उन्होंने कुछ और चीज़ें देखी हैं? नाउ विल बी लुकिंग एट दिस। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज द साइंस एंड फिलोसफी, द अरब कंट्रीब्यूशन। नाउ ये साइंस एंड फिलोसफी है, इसकी डेवलपमेंट हम यूरोप में ही देख रहे हैं। मोर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इटली एंड द नेबरिंग रीजन्स इन इटली। तो वहाँ पर जो है साइंस एंड फिलोसफी में डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें कौन सा कंट्रीब्यूशन है अरब्स का? नाउ द अरब्स केम टू प्ले। नाउ अरब्स का यहाँ पर कैसा हम देखते हैं, अरब्स क्यों आ रहे हैं हम? वाई आई एम डिस्कसिंग अरब्स नाउ? क्योंकि अरब्स ने एक टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल किया है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और एनी अदर साइंसेस। तो यहाँ पर हम उस चीज को देखेंगे क्या यूरोपियंस ने उनसे सीखा है, और सीखा भी है तो कितना उनसे सीखा है। नाउ विल बी डिस्कसिंग दैट। नाउ ये चीज जो है ये हम देख रहे हैं, आई विल रिकॉल यू वंस अगेन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। व्हेन वी वर डिस्कसिंग सेंट्रल इस्लामिक लैंड, आई टोल्ड यू देयर दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स or the scholars who were very much acquainted with the kind of philosophy which was prevalent at that time. Ibn Sina was there, Ibn Rushd, Ar-Razi, or we can say Jabir ibn Hayyan. These were the scholars which were writing on different subjects at that time. Now we'll be discussing about the phase which we are discussing, the Renaissance phase, the humanistic phase, and what was the contribution of Arabs in this very phase. Now एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं रिकॉल करना चाहूँगा जो हमने वहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया था वहाँ पर, आई टोल्ड यू अबाउट द रीन ऑफ हारून अल रशीद। हारून अल रशीद के दो बेटे थे, अल मामून, उनमें से जो बेटा था अल मामून ने एस्टैब्लिश की थी एक, हम कह सकते हैं एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की थी, या एक जिसको हम हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं। और उस हाउस ऑफ विजडम में जो उन्होंने वहाँ बगदाद में एस्टैब्लिश की थी, वहाँ पर ट्रांसलेशन होती थी वर्क्स की। कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेयर फ्रॉम दिस बुक्स केम। नाउ ये जो हाउस ऑफ विजडम थे उसमें स्कॉलर्स डिफरेंट वर्क्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको लिखा जाता था, उनको फर्दर ट्रांसलेट किया जाता था फॉर द डिफरेंट वेराइटी ऑफ रीडर्स। तो इस वजह से वहां पर हम देख रहे हैं चेंजेस है। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस साइंस एंड फिलोसफी in the 14th century, many scholars began to read translated works of Greek writers. Now, like Plato and Aristotle, but in this sense they were indebted to the Arab translators. तो यहाँ पर हम देखते हैं 14th century में जो यहाँ पर लोग जो हैं इस रीजन में, चाहे इटली में हो, वहाँ पर जो मेन लैंग्वेज उस वक्त थी, दैट वाज नॉट इंग्लिश बट रादर इट वाज लैटिन और ग्रीक।
तो उस लैंग्वेज को वहां पर हम देखते हैं अब रिवाइवल हो रहा है। अब ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी में दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं, बट यहाँ जो ये 14th सेंचुरी में ये एरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं, ये प्लेटो को पढ़ रहे हैं, ये सोक्रेट्स को पढ़ रहे हैं, या दूसरे उस वक्त के फिलोसोफर्स को पढ़ रहे हैं, बट ये उनके ट्रांसलेशंस को पढ़ रहे हैं। ये जो ट्रांसलेट की गई थी फ्रॉम ग्रीक टू अरबिक उसको पढ़ रहे हैं और उसको पहले अरबिक समझ रहे हैं, उसके बाद उनको समझ रहे हैं। नाउ ये उनकी जो बुक्स है दे आर इंडेबिटेड टू अरब्स। अब उनके पास तो नहीं था। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर व्हाट वी विटनेस इज उनका सारा डिक्लाइन में चला जाता, जिसको ह्यूमनिस्टिक कहते हैं। इट वाज अ डार्क फेज कमिंग इन। नाउ इन दैट डार्क फेज जो भी प्रीवियस मटेरियल था, जो भी प्रीवियस वर्क्स थे, वो या तो हम कहते हैं कुछ टाइम के लिए लोगों से ओझल हो गई, लोग उसको पता ही नहीं कि कुछ लोगों ने तो उनको किया था, उनको कंपाइल किया था या अपने साथ ले गए थे, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो था वो रुइंस में चला गया, वो वहां पर उसको जो हम कह सकते हैं वो खत्म हो गया। अब ये अरब्स की मेहरबानी है। जब हम देखते हैं जब एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम होता है तो अब्बासिड पीरियड में हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स की थी। उसी पीरियड में जो वहाँ के जिसको हम अब्बासिड पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, उस पीरियड में हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हाउस ऑफ विजडम की बात कही, हाउस ऑफ विजडम में क्या होता था, वहां पर ट्रांसलेशंस होते थे, जो भी वर्क्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से आर्यभट्ट ने कोई बुक लिखी है या इसी तरह से कोई और वहां पर कालिदासा ने लिखी है, तो वो बुक जो है उसको लिया जाता था और दैट बुक वाज ट्रांसलेटेड देयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक अरबिक एंड पर्शियन। इसी तरह से जहां यहाँ एरिस्टोटल, प्लेटो है, उनकी बुक्स को लिया जाता था एंड दैट वेर लेटर ट्रांसलेटेड। इस वजह से जो प्रिजर्वेंस थी इन टेक्स्ट की वो अरब्स ने रखी है। यूरोपियन जो थे उन्होंने ये जो ज़खायर थे, ये जो एक ट्रेजर ऑफ वेल्थ या ट्रेजर ऑफ रिसोर्स हमारे पास जो था वो तो उन्होंने खो दिया था, लेकिन इट वाज अरब्स व्हिच हु प्रिजर्व दिस ट्रेजर ऑफ दीज फिलोसोफर्स, जिन्होंने वो छोड़ा था उनको बचाया है। तो अरब्स ने क्या किया, उनको ट्रांसलेट किया। नाउ ये जो अब रिवाइवल हो रहा है, तो ये स्कॉलर्स जो है उन्होंने उस चीज को, ट्रांसलेटेड वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट किया। और वो क्या थी, जैसे इसमें अरबिक में हम यूजुअली डिफरेंट नाम जो है, जैसे एरिस्टोटल को अरस्तू कहा जाता है और प्लेटो को अफलातून, ये फेमस हुआ है आज जो भी हम कहते हैं पाइनस पानस अफलातून समझा, तो अफलातून बेसिकली अरबिक में प्लेटो को कहते हैं। तो अफलातून जो है इन सब की बुक्स जो थी उनको ट्रांसलेट किया गया। नाउ ये यहाँ पर हम देखते हैं अरब्स ने इनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। नाउ लेटर पीरियड में हम देखते हैं यही स्कॉलर्स ऑफ यूरोप जो थे, अब जिन्होंने हु आर वेल एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक एज वेल एज अरबिक, दोज हु कुड रीड अरबिक, नाउ दे आर ट्रांसलेटिंग दीज वर्क्स who are written in Arabic into Greek for the further transmission of the knowledge to the Europeans। जो वहां पर यूरोपियंस थे, जो वहां पर लोग बाकी थे, उनको, जिनको अरबिक लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, उनकी ट्रांसमिशन के लिए now they are we can say translating these Arabic texts into Latin and Greek for the further transmission। तो लोग जो है अब उसको पढ़ रहे हैं and they are highly indebted to Arabs। Now अरब्स का क्या है ऐसा, अरब्स ने कौन सा रोल किया है, उनके कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसकी, क्या अरब्स ने भी इस फील्ड में कोई महारत रखी थी, क्या मुस्लिम्स इन सेंस हम कह सकते हैं, क्या वायर मुस्लिम्स इन एनी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हम देखें, क्या उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री में या इन साइंसेस में या मैथ्स और दूसरे फिलोसफीज में, तो वो हम ट्रेस करने जा रहे हैं अभी। लेकिन इससे पहले ये समझने की बात है कि सबसे पहले जो ट्रांसलेटेड इन्हीं की बुक्स थी जो इन्होंने छोड़ दी थी, उनको ट्रांसलेट करके अरब्स ने इनको वापस दिया है। Now second important thing is in these works were on natural sciences, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। नाउ ये तो हमने इनकी बात की जो हम देखते हैं जो ग्रीक स्कॉलर्स थे या एंशिएंट के रोमन स्कॉलर्स में कुछ थे। और हम देखते हैं एक और बुक हम देखते हैं जो है टॉलमी की एल्केमिस्ट जो बुक है। एल्केमिस्ट ये भी एक बहुत अच्छी बुक है जो 2nd सेंचुरी में लिखी गई है, 140 CE में इसको लिखा गया है एंड दैट बुक इज ऑन द एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड दिस वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। जो हम देखते हैं इसको अरबिक में ट्रांसलेट किया
गया और उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने फिर से इसको ट्रांसलेट किया इन देयर ओन लैंग्वेज। नाउ ये सब तो हमने देखा, इनका हम देखते हैं इन्होंने किस तरह से इन चीज़ों से इस्तेफादा किया, इन चीज़ों से रेफरेंसेस ली। नाउ अगर हम अरब स्कॉलर्स की बात करें, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या अरब्स हम कह सकते हैं अरब्स ने हेल्प की है यूरोपियंस को मॉडर्नाइज होने में? क्या अरब स्कॉलर्स ने या मुस्लिम स्कॉलर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है यूरोप की डेवलपमेंट में? नाउ विल बी डिस्कसिंग दिस। देयर इज नो डाउट इन इट दैट जो वहां पर यूरोपियंस थे उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प ली है मुस्लिम्स ऑफ दैट पीरियड, या मुस्लिम्स ने जो बुक्स लिखी थी उनसे हम देखते हैं उनको पढ़कर उनको एनलाइटनमेंट मिली है। ठीक है ना, वहां पर हम तो सबको अब यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे कितने मुसलमान थे, हाउ मेनी मुस्लिम्स did actually contribute in these fields. Now we'll be discussing some of the major, हम कह सकते हैं जो मेजर वहाँ पर मुस्लिम्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उस टाइम की सोसाइटी में, और जो है डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स पर लिखा है, और जिनको पढ़कर और समझकर जो यूरोपियंस हैं उन्होंने उस पर फर्दर रिसर्च की और वो आगे बढ़ते गए। ना ये मुस्लिम्स का क्या हो गया, दैट इज द सेकंड पार्ट, उसको हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे। मुसलमान क्या हो, जब वो इतने हाईली हम कह सकते हैं क्वालिफाइड पर्संस थे, उन्होंने इन सब चीजों को इतना जाना था, देन व्हाट हैपेंड टू मुस्लिम्स कि वो इसको फिर फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। तो दैट विल कंटेन ए सेपरेट लेक्चर। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग क्या मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, आपने नाम सुना होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, दैट इज द इब्न सीना। नाउ इब्न सीना जो है ये बहुत हम कहते हैं एक रेवोल्यूशनरी फिगर है, एक बहुत हम कह सकते हैं एक फिलोसोफर है एज वेल एज अ डॉक्टर। अब ये जो अब इब्न सीना की बात करते हैं, ही वाज एन अरब फिजिशियन एंड ए फिलोसोफर एट द सेम टाइम। नाउ उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादातर हम देखते हैं इन्होंने दूसरी चीजों पर भी लिखा है। नाउ मोर स्पेसिफिकली अगर हम इब्न सीना की बात करें, इनको हम देखते हैं इन्होंने एक बुक लिखी है, वाज द ग्रेट राइटर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने बुक लिखी है अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब मींस द कैनन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन पर इन्होंने बात की है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 980 की हम बात करते हैं, अब ये बॉर्न हुए थे, तो 980 को अब देखो हम 10th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे मेडिसिन की बात करते हैं जब उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी अभी इन सेक्टर्स में। नाउ इन्होंने जो है हम देखते हैं इन मेडिसिन पर जो बात की है, तो इन्होंने इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा 760 एक एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है कि इन्होंने इसमें जो है 760 ड्रग्स के नाम बताए थे, उनके यूजेज बताए थे, किस बीमारी के लिए कौन सा ड्रग लगेगा। 760 ड्रग्स उनको डिस्कस किया था, और जो उस वक्त बेचे जाते थे डिफरेंट फार्मासिस्ट जो उसको बेचते थे उनका इन्होंने इसमें डिस्कस किया। एट द सेम टाइम इन्होंने ये चीज भी डिस्कस की किस तरह से डाइटरी प्लान के जरिए से इंसान की हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। जैसे आज कहते हैं ना ये चीजें आप खाओ, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स वगैरह, इन चीजों को मद्देनजर रख के डाइटरी प्लान जो है उसको एस्टेब्लिश करो। ये उन्होंने उस वक्त इस बुक में जो है उस तरह से हील करने को इन्होंने उस वक्त लिखा है। इसी तरह से क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, और कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है कौन से आपकी हेल्थ के लिए ठीक है कौन नहीं ठीक है, ही डिस्कस दिस इन हिज बुक अल कानून फिल तिब। एंड दिस बुक जो है, इस बुक को बहुत ज्यादा हम देखते हैं पढ़ा है यूरोपियंस ने। नाउ हम अगर देखें इस बुक को जो ट्रांसलेशन की है, इस समय ये जो बुक है द कैनन ऑफ मेडिसिन, इसको गेरार्ड ऑफ क्रेमोना जो है इन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है अंडर द नेम द कैनन ऑफ मेडिसिन ऑफ एवेसिना। द कैनन ऑफ मेडिसिन ऑफ एवेसिना। एवेसिना जो है, नाउ ये जो नाम है ये हम देखते हैं इन्होंने अब उनको अपने हिसाब से नाम दिए। जैसे किसी दूसरी लैंग्वेज में कभी कभी चेंजेस हो जाती हैं, जैसे इन्होंने अब इस चीज को जब लैटिन में लिया, ग्रीक में लिया, तो इन्होंने इब्न सीना को एवेसिना का नाम दिया। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो हम कभी कभी पढ़ते हैं इनका, वी ऑल्सो थिंक दैट दे आर नॉट द मुस्लिम्स, रादर दे आर द यूरोपियंस, रादर दे आर इंग्लिश हम कहेंगे। जब हमें एवेसिना जैसा नाम, रेजिस जैसा नाम सुनाई देगा तो हम यूजुअली हमारे दिमाग में आएगा ही वुड बी क्रिश्चियन स्कॉलर और दैट काइंड ऑफ ए थिंग। बिकॉज हम जो है इन्होंने जो ट्रांसलेशंस की, हमने जब इन चीज़ों को पढ़ना छोड़ दिया तो हमें हमारी जो वेल्थ थी वो हमसे छीनी गई, या हम कह सकते हैं खुद छोड़ दी। नाउ ये जो बुक थी, अब इस बुक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो। नाउ दिस बुक वाज यूज्ड इन ऑल मेडिकल स्कूल्स इन यूरोप।
अब इस बुक को जो भी उस वक्त के मेडिकल स्कूल्स जहां पर मेडिसिन पढ़ाया जाता था उन सब में इस बुक को एज सिलेबस रखा गया. नाउ यू कैन एनालाइज और अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड या अमंग यूरोपियंस ऑफ दैट वेरी पीरियड. तो ये जो है इन्होंने इब्न सीना जो है एवेसीना जिसका नाम उन्होंने रखा लेटर पीरियड में, तो उसको हम ये इस्तेफादा करते हैं, उससे पढ़ रहे हैं और उसे समझ रहे हैं. Now this was the first contribution. इन्होंने और भी किया है. We already discussed the canon of the medicines of Avicenna. Now this was Ibn Sina. Now when we talk of the second important philosopher, or we can say also a doctor by profession, it is Ar-Razi. Now this Ar-Razi जो है, Ar-Razi का नाम भी इन्होंने डिफरेंट रखा. जब इन्होंने उनकी बुक्स को पब्लिश किया, उनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया, they named him as Rhazes. RHAZES, रेजिस. तो Ar-Razi रेजिस बन गया. नाउ ये यूरोपियंस के लिए भी एक चीज हो गई. लेटर यूरोपियंस थॉट दैट दे आर यूरोपियंस, क्योंकि उनके नाम जो है इस तरह से रखे गए थे. नाउ जो लेटर यूरोपियंस, उनको ये पता ही नहीं था कि हम जो है अरब्स को इसमें हमें थैंक्स देना चाहिए कि उन्होंने ये बुक्स लिखी है. एंड वी कंसल्टेड दीज बुक्स एंड गेट एनलाइटेंड. तो हम देखते हैं Ar-Razi को Ar-Razes का नाम दिया गया. नाउ ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया. तो इन्होंने मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया जो बहुत हम कह सकते हैं बहुत ट्रेजर रखा है मेडिसिन पर, और मेडिसिन में डिफरेंट जो हम कह सकते हैं डिजीज जो है उन डिजीज पर बात की है, उनके क्योर की बात की है. तो इन्होंने उसमें डिटेल से बात की है. तो इन्होंने बहुत ज्यादा, मैंने अभी आपसे कहा कि ही रोट मोर देन 100 बुक्स ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, फिलोसफी एंड फिजिकल साइंसेस. तो ये उस वक्त हम देखते हैं कोई आजकल का अगर हम देखें, एक डॉक्टर सिर्फ अपने प्रोफेशन का जानता है, सिर्फ डॉक्टरी जानता है, या आज का एक प्रोफेसर है किसी सब्जेक्ट का, फिलोसफी का, तो वो फिलोसफी ही ज्यादा जानता है और दूसरे सब्जेक्ट्स में उसका उतना होल्ड नहीं होता है. इसी तरह से कोई अगर इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग ही जानता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th सेंचुरी, जहां पर मीन्स भी उतने हम कह सकते हैं उनके पास नहीं थे. बट इंस्टेड ऑफ लैक ऑफ मीन्स दे मैनेज टू मास्टर इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. ये हम देखते हैं इन्होंने मेडिसिन में भी मास्टरी हासिल की, हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में भी, लॉजिक में भी, फिलोसफी में भी और फिजिकल साइंसेस में भी. तो हम देख सकते हैं कितने एनलाइटन थे, या हम इनको अपने आबा व अजदाद कह सकते हैं, हमारे प्रीडिसेसर्स हैं. तो इन्होंने किस तरह ये कंट्रीब्यूशन दिया है इन चीज़ों में. आज जो हम देखते हैं मुसलमानों की जो हालत है, वी आर सोली डिपेंडेंट ऑन दीज यूरोपियंस. हम देखते हैं चाहे हमारे डिफेंस की बात हो या दूसरी जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात हो, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो यहीं से आ रही है, यूरोप से ही. इट्स ओनली बिकॉज कि हमने इन 10th, 11th एंड 13th सेंचुरी के बाद अपनी जो हम डेवलपमेंट्स थी, ये जो हमारे स्कॉलर्स थे, इसको हमने उस तरह से नहीं लिया. इसको हमने सीरियस नोट पे हम इनकी स्टडीज को फिर आगे उसको इस रिसर्च को नहीं ले गए. रादर इस रिसर्च को वो लेकर गए जो लेटर पीरियड में हम देखते हैं यूरोप, अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जो है उसको उस पर अपनी रिसर्च एस्टैब्लिश करते हैं. नाउ यहाँ हम देखते हैं दे वर हैविंग द एक्सपर्टीज इन ऑल. अब इस सब में इनकी मैग्नम ओपस जो है किताब जो है बहुत जो फेमस है वो है अल तिब अल मंसूरी किताबुल हवा फिल तिब. ये ट्रांसलेट की गई है लैटिन में अंडर द टाइटल कॉन्टिनेंस. तो कॉन्टिनेंस के नाम से एक बुक जो हम कहते हैं किताब अल हवा फिल तिब, इसको यहाँ हम इन्होंने ट्रांसलेट किया है. और ये बुक जो है लेटर पीरियड्स में इनके लिए जो यूरोपियंस ने उसको देखा. नाउ ये दो थे हमने देखा, एक तो इब्न सीना की बात करी और उसके साथ Ar-Razi की बात करी. अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो है जिसको आई थिंक आप आई होप कि आप सबको इसका नाम पता होगा, जाबर इब्न हय्यान. तो जाबर इब्न हय्यान जो है ये हम देखते हैं 721 में ये पैदा हुए हैं. और जाबर इब्न हय्यान जो है इनको हम कहते हैं ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. नाउ जाबर इब्न हय्यान का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. जो आज हम इनोवेशंस एंड चेंजेस देख रहे हैं केमिस्ट्री में, जो डेवलपमेंट्स आ गई हैं, उसमें इनका भी हम देखते हैं. उस टाइम पे आप
हम 8th सेंचुरी की बात करते हैं, 8th सेंचुरी में केमिस्ट्री में उन्होंने इतनी डेवलपमेंट्स लाई थी जो आज हम कहते हैं वो हमारी बेस बनी है फर्दर डिस्कवरीज, फर्दर इन्वेंशंस के लिए। नाउ जाबर इब्न हयान जो है ही इज नेम्ड एज गैबर, GEBR, गैबर इन यूरोप। तो यूरोप में उनको गैबर का नाम दिया गया। और यहाँ हम देखते हैं ही वाज साइंटिस्ट इन द अर्ली केमिकल रिसर्च, ये एक साइंटिस्ट थे और अर्ली केमिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा महारत रखते थे। नाउ ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही also wrote more than 100 monumental treatises on which 22 dealt with the chemistry and alchemy। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। 100 से ज़्यादा हम देखते हैं इन्होंने ट्रीटाइज लिखे हैं, उनमें से हम देखते हैं 22 अराउंड हम देखते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एल्केमी से रिलेटेड है, मेटल्स और ये जो डिफरेंट हम कहते हैं मेटल्स में साथ साथ जो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की है। और गिवन द फैक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, उस वक्त इनका ये कंट्रीब्यूशन हमेशा आप याद रखना। जब हम बात करते हैं, आज अगर हम बात करेंगे किसी इनोवेशन की, हम उसको तब अप्रिशिएट करते हैं जब हम गिवन द फैक्ट हम उन हालात को देखते हैं। अगर हम आज कोई इंसान जो है कोई फ्लाइंग मशीन बनाएगा, जो है कोई फ्लाइंग मशीन बनाता है, तो आज हम देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी फ्लाइंग मशीन बनी है तो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं उसका माना जाएगा। रादर अगर वही बंदा आज से हम कैसे 500 साल 600 साल पहले वो फ्लाइंग मशीन बनाता तो उसका बहुत बड़ा नाम होता। बिकॉज गिवन द फैक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 15th सेंचुरी, एट दैट टाइम देयर वाज नो सच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। सो अगर उस वक्त कोई करता है वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वी शुड अप्रिशिएट। नाउ केमिस्ट्री की डेवलपमेंट्स अगर हम आज देखें, बहुत सारी मेटल्स या उनकी जो हम देखते हैं उनके जो यूजेज हैं किस तरह से हम वो हेल्प करते हैं हमें, डिफरेंट जो डे टू डे लाइफ में वो हेल्प करते हैं, उसमें हम देखते हैं आज वो तो डेवलपमेंट्स हो गई, लेकिन 8th सेंचुरी में उसमें डेवलपमेंट्स लाना इज इन इटसेल्फ ए कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ जाबर इब्न हयान, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं हिज कंट्रीब्यूशन इन मेटल्स। उनने कुछ मेटल्स को हम देखा है और वहां पर कुछ सॉल्ट्स में कुछ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हम देखते हैं लिए है। नाउ इन्वेंशन ऑफ एलेम्बिक, ALEMBIC, एलेम्बिक जो है इसमें इन्होंने इन्वेंशन लाई है। एलेम्बिक ये जैसे अगर आपने वो लैब वगैरह में उस चीज़ को देखा हो, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, कोई आप वहाँ पर कोई प्रोसेस करते हो तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो पाइप वगैरह का इस्तेमाल हो के कोई गैस अलग करना होता है, कोई दूसरा केमिकल अलग करना होता है, तो डिस्टिलेशन में जो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्होंने इन्वेंट किया है, जिसको एलेम्बिक कहते हैं। आप इसको नेट पर भी सर्च करके देख सकते हो, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो लगता है टूल वो इन्होंने उसको इन्वेंट किया है। डिस्कवरीज की अगर बात करें, इन्होंने एक्वा रीगिया, ये एक सब्सटेंस है, ये एक एसिड है, एक्वा रीगिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट कि जो यहाँ पर हम गोल्ड वगैरह को अगर हम मेल्ट करना होता है तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक्वा रीगिया का, तो इससे हम देखते हैं गोल्ड जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका भी इन्होंने इनकी डिस्कवरी की। कोरोसिव सब्लिमेट हम देखते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ हम पॉइजनस सब्सटेंस है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आज भी जैसे सोप वगैरह के लिए, क्लीनलीनेस के लिए हम देखते हैं इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम देखते हैं जैसे ये यूज होता है आज एक तो एक्सपेरिमेंट्स में, दूसरे और बैटरीज वगैरह के बनाने में हम देखते हैं, या स्टील प्रोजेक्ट्स में या स्टील इंडस्ट्रीज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सिट्रिक है, टार्टेरिक है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे एसिड जो है इनकी डिस्कवरी है, इन्होंने इन चीजों को बनाया है। तो यहाँ पर जो जैसे एक्वा रीगिया की बात करें, इन्होंने दो सब्सटेंसेस मिलाए, कुछ एसिड्स हैं, शायद नाइट्रिक एसिड और कुछ दूसरा एसिड उन्होंने मिला के इस एक्वा रीगिया को बनाया है। तो ये हम देखते हैं ये चेंजेस जो हैं, साइंटिफिक जो है दिमाग जो है ये कब चल रहा है, 8th सेंचुरी में चल रहा है। और इनकी जो बुक्स हैं इनको लेटर पीरियड में ट्रांसलेट किया गया और उस उन ट्रांसलेशंस को यूरोपियंस ने पढ़ा है। अब ह्यूमनिस्टिक जो है असल में हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें अरब्स का भी कंट्रीब्यूशन है जो उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो इसी तरह से हम फाइनल जो हमारे आज के हैं वो है इब्न रुश्द। नाउ इब्न रुश्द की अगर हम बात करें, उसका नाम जो है एवरोस रखा गया।
तो आप 4 नामों को फिर से देखो, ये किसी भी एंगल से मुस्लिम नेम नहीं लगते हैं या किसी भी एंगल से अरब नेम नहीं लगते हैं। लाइक एवेसिना, रेजिस, गैबर, एवेरोस, ये 4 नेम जो है ये मुस्लिम्स थे। ये डीपली हम कह सकते हैं, एक साइड से बहुत प्रैक्टिसिंग तो उस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे जो है मुसलमान जो उस वक्त के थे वो मुस्लिम्स थे। लेकिन एट द सेम टाइम वी सी, हम देखें लेटर पीरियड्स में आज के जो मुसलमान हैं हम उनको भूल गए हैं, बिकॉज देयर एक तो हमारा जो साइंटिफिक टेस्ट था वो भी खत्म हो गया। हमारा वो जो लर्निंग का टेस्ट होता था या जो हमारे स्कॉलर्स होते थे वो अब दूसरे मसाइल में लग गए हैं, और जिस फील्ड में हमें आगे बढ़ना था या जिन फील्ड्स में हमें आगे बढ़ना था जो हमारे लिए ज़रूरी थे उनको हमने छोड़ दिया। नाउ एट लास्ट वी बी डिस्कसिंग इब्न रुश्द। ये जो है अरब स्कॉलर जो थे, लेकिन ये स्पेन में थे, अरब स्कॉलर ऑफ स्पेन। तो स्पेन में इनकी डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। स्पेन में इन्होंने लिखा, क्योंकि हमने स्पेन जो है स्पेन में मुसलमानों की लगभग 800 साल तक हुकूमत थी। तो स्पेन को फतह करने में शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो है तारिक बिन ज़ियाद, हाँ आई थिंक तारिक बिन ज़ियाद ही हैं जिनने अपनी जो है किश्तियाँ जो जला दी थी जब वो फतह करने गए थे। तो स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत रही थी, और स्पेन भी एक कल्चरल और लिटरेरी हब बना था मुसलमानों का। तो वहाँ पर इब्न रुश्द का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने हम देखते हैं जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है ना, जैसे ये अल गज़ाली का भी हम देखते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। इन्होंने जो रिलीजियस, एक तो है जो टेंशन अराइजेस बिटवीन द फिलोसॉफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस नॉलेज। फिलोसॉफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस नॉलेज में जो टेंशन्स थे उनको इनने ईज आउट करने की कोशिश की। अब वो टेंशन्स क्या थे बेसिकली, जैसे हम देखते हैं यूनिवर्स में अल्लाह का मकाम क्या है, वो कहाँ है, वो किस तरह से हैं, वो ये जो है फिलोसॉफिकल बातें हैं सारी। अब इसका रिलीजन के साथ जो है टकराव कभी कभी होता है, उस चीज़ को ईज आउट करने के लिए उस पर डिस्कशंस किए। तो ये चीज़ इनका हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन है। फिलोसॉफिकल थे, रिलीजियस भी थे एट द सेम टाइम, और इनने बहुत सारा हम देखते हैं थॉट पर, चाहे एरिस्टोटल का थॉट हो, उस वक्त के जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे उनके थॉट प्रोसेस पर, उनके थॉट पर लिखा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज लिखी हैं। नाउ इट्स बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देखते हैं ही इज नोन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एज कमेंटेटर एंड द फादर ऑफ रैशनलिज्म। इनको फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहा जाता है यूरोप में, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यही हम देखते हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, एरिस्टोटल की जो थॉट थी उस पर लिखा है, और दूसरे हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर लिखा है। नाउ एक और चीज़ जो हम देखते हैं ह्यूमनिस्टिक जो है इस टाइम पे हम देखते हैं ये जो सारे सब्जेक्ट्स नाउ अब देख रहे हैं, क्योंकि अब वे 4 ये अब आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर नेचुरल साइंसेस की बात की, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री या फिलोसॉफी या दूसरे जो सब्जेक्ट्स लॉ वगैरह है, अब ये जो है डेवलपमेंट इनकी हो रही है और ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप में भी। अब यूरोप इस पर तरक्की कर रहा है, यूरोप इस पर जो है अपने फर्दर स्टडीज़ कर रहा है, फर्दर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कर रहा है। और धीरे धीरे अगर हम आज यूरोप की बात करें, जो आज यूरोप डेवलप्ड है, इट इज़ बिकॉज दैट उन्होंने उस वक्त जो है इस चीज़ को सीरियसली लिया था। ना मुसलमान क्यों सो गए थे, दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेक्चर। नाउ यहाँ हम देखते हैं ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स स्लोली बिगिन टू इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर लास्ट पे एक चीज़ यहाँ पर है कि ये जो स्कूल्स में हम देखते हैं पढ़ाई जो होती थी, इट वाज स्पेसिफिक फॉर द मेल्स। तो यहाँ पर फीमेल जो होती थी उनको कम पढ़ने दिया जाता था इन यूरोप ऑल्सो। तो इस सब्जुगेशन में यूरोप या हम कहें ईस्ट और वेस्ट आर इक्वल इन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। व्हेन इट कम्स टू द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन दे आर ऑल इक्वल। तो यहाँ पर वुमेन को ज़्यादातर बॉयज़ ही जहाँ पर स्कूल में जाते थे, वुमेन वेर रिक्वायर्ड फॉर द हाउस होल्ड वर्क्स। नाउ ये जो है ये सब हम देख रहे हैं यूरोप का कॉन्ट्रीब्यूशन है, यूरोप का कंट्रीब्यूशन है, सॉरी जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोप्स नॉलेज। तो इसी चीज़ को लास्ट पे मैं एक शेर कहूँगा। इकबाल ने इकबाल जब गए थे यूरोप, वो जब यूरोप के ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पर इकबाल जब वहाँ की लाइब्रेरीज़ में गया और वहाँ पर देखा ये जो वहाँ पर बुक्स लिखी गई थी, तो उन्होंने यही बुक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने, उन्होंने यही इब्न सीना, इब्न रुश्द, जाबर इब्न हयान या इसी तरह से अर्राज़ी की बुक्स को पढ़ा। और वहाँ पर जाने के बाद वो इकबाल जो है एक शेर कहते हैं, वो कहते हैं मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मतलब इसका ये है कि जो
हमारे जो असलाफ थे उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेजर छोड़ा था, लेकिन जब हम उन्हीं बुक्स को मुसलमानों के पास न देखकर यूरोपियंस उनके पास देखते हैं जिनकी वो है ही नहीं, तो हमारे दिल वहाँ पर वो जो है जल जाते हैं, छलनी हो जाते हैं। तो ये जो है कदर होनी चाहिए हमें अपने असलाफ की। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम, वो ये है कि हम उनकी बुक्स को पढ़ें और उनको समझें। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। विल बी डिस्कसिंग मच मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। विल बी डिस्कसिंग द आर्टिस्टिक एंड द रियलिज्म इन आर्ट एंड रियलिज्म in the humanistic philosophy in the next lecture. Till then, if you have any question, any query in this lecture, you can ask in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.